साहब ने अरविंद केजरीवाल जी को 56 पॉइंट का आईना दिखाया है और एक एक धागा खोलकर धर दिया अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व का, चरित्र का, कार्यपद्धति का, उनकी नौटंकियों का, उनके दोहरे चरित्र का, सब कुछ तार तार खोल दिया। क्यों ये करना पड़ा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वक्त की ठोकर के बाद भी सीखे नहीं, संभले नहीं, वही पुरानी राजनीति, वही दोहरा चरित्र, वही ठग विद्या, वही शातिर मानसिकता, वही षड्यंत्र और वही जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रपंच। आजकल तो उनके पार्टी वाले नई नई नौटंकियां भी करके दिखाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में क्या चर्चाएं होती हैं, क्या बातें होती हैं, अगर वो सार्वजनिक समय पे उसी समय होती हैं तो बेहतर एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा व्यवस्था होती है। लेकिन 11 साल किस तरीके से किसने किस तरीके से काम किया, आज उसकी चर्चा करने के लिए विपक्ष बैठा हुआ है। हम तो यही कहते रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गर्त में पहुंचाने का काम किया। सही समय पर सक्सेना साहब उसी समय एक्शन लेते, काम करवाते तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता, बजाय आज सिर्फ चिट्ठी लिखने से। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 पन्नों का तीखा पत्र लिखकर सनसनी मचा दी है। एलजी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार की 11 साल की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अब देखना ये होगा कि एलजी के आरोपों पर दिल्ली की सियासी फिजा में कितना बवंडर उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की बहस में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हमारे जो सवाल है उस पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल है कि एलजी ने प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है। यह हमारा सबसे पहला और बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण है, 11 सालों पर सवाल, तो अब हालात कितने सुधरे हैं। तीसरा सवाल है कि दिल्ली के हालात बदलने में कितना वक्त लगेगा। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये पत्र, ये चिट्ठी, 15 पन्नों की चिट्ठी उन्होंने लिखी है और इस चिट्ठी ने दिल्ली के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दिल्ली में सर्दी बढ़ी है, लेकिन जो राजनीतिक गर्मी है उसे ज़रूर इसने बढ़ाया है। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश भारद्वाज हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और दिनेश जी हैं, दिनेश गैत साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभेंदु जी आपसे शुरू करते हैं। सर, टाइमिंग को लेकर बड़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक तो आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो बातें चुनाव पूर्व से लगातार आप लोग कहते रहे हैं, उन बातों को उन्होंने जिक्र किया। और अब इसमें चिट्ठी में नयापन क्या है? एक चीज मुझे जो नयापन दिखाई दिया कि केजरीवाल साहब ने नंबर ब्लॉक कर दिया एलजी साहब का। ये एक नई चीज मुझे समझ में आई, इस चिट्ठी में आया। कुछ लोग इसके टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये टाइमिंग कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है। तो दोनों को आप कलेक्ट करके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखो धर्मराज जी, कुछ बोलने से पहले मैं बोलता हूँ, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहां जरूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। कई बार हमने आपके डिबेट, आपके चैनल पे डिबेट करी है और हमने ये कहा है कि सब समस्याएं समाधान हो जाएंगी यदि हर फ्राइडे को एलजी और सीएम बैठेंगे और बात करेंगे। पर अरविंद केजरीवाल जी ने वही खत्म कर दिया था। अब तो इतने नाराज हो गए हैं कि मोबाइल
भी ब्लॉक कर दिया है एलजी का। पर लगातार जिन विषयों को हम और आप उठाते रहे, आपने प्रश्न पूछे, जब हमारी सरकार नहीं थी हमने जवाब दिया, चाहे वो कूड़े के पहाड़ को लेके हो, ई बसेस को लेके हो। अभी परवेश वर्मा जी ने बोला 805 करोड़ रुपए सरकार, केंद्र सरकार से लेके जो उन्होंने रोड रिपेयर करी है, केजरीवाल जी ने इसलिए नहीं लिया कि लोग ये कहते कि केंद्र सरकार ने पैसा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको केजरीवाल जी कर सकते थे। उनके एक अनूठा जो उनका राजनीति करने का तरीका था, उसके कारण दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया। चाहे वो मेट्रो की बात हो, चिट्ठी में लिखा किस तरीके से नरेला कुंडली सोनीपत वाला मेट्रो लाइन पे पैसे नहीं दिए गए, और जाते जाते सुप्रीम कोर्ट के धमकाने के बावजूद भी 900 करोड़ रुपए नहीं दिए। चले, सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, जब उन्होंने कहा पैसे नहीं है तो उन्होंने कहा आपका एडवर्टीजमेंट का कितना बजट है। ऐसे बहुत सारी चीजें, लगभग 56 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। और मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक पॉइंट पर, 56 पॉइंट पे कहता हूं कि यदि कुछ गलत हो तो बताइए। ये जरूरी है कि दिल्ली की जनता को ये पता लगे कि 11 साल में दिल्ली को किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बर्बाद किया, और वो बर्बादी को अब हम झेल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज लगभग 8000 मेट्रिक टन कूड़ा हर दिन निकलता है, और हम 7000 मेट्रिक टन को प्रोसेस करते हैं, और 1000 मेट्रिक टन उसके बावजूद भी बच जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो रोज का कूड़ा निकलने का है। हमने यदि इसको एक्सपेंशन किया होता जो हम कर रहे हैं, तो हम 11000 मेट्रिक टन कूड़ा रोज प्रोसेस कर सकते हैं वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट में। और जो लिगेसी है हमारा, उसमें हम लगभग 35,000 टन कूड़ा रोज डिस्पोज कर रहे हैं। और इतना बड़ा लिगेसी को रोज करने के बावजूद भी 42,000 टन, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 42,000 मेट्रिक टन कूड़ा यदि किसी देश के किसी शहर में भी रोज प्रोसेस किया जा रहा हो तो हमको बताएं, हम आपके चैनल पे कहेंगे कि क्या माध्यम है उनका। ये दिल्ली है। कोई ने कल कहा हमको चैनल में, साहब इतना पोल्यूशन हो गया है कि शुभेंदु जी आपको बीजिंग और लंदन से सीखना चाहिए। लंदन का पोल्यूशन 10 साल में ठीक हुआ, 10 इयर्स। और बीजिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, जितनी इंडस्ट्री थी बंद कर दी गई, जितने गरीबों के घर थे हटा दिए गए, और गांवों को खत्म कर दिया गया। उस शहर में केवल और केवल ग्रीन फ्यूल इंटर हो सकता था। ये तभी हो पाया क्योंकि वहां पे बड़ा कोई लोकतंत्र नहीं था, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली किया। क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, दिल्ली की सभी मैं समझ लोगों को रहा हूं, हटा सकते रिपरकशन हैं, है उसके, रिपरकशन है। मैं वही कह रहा हूं। इसलिए हम एक बड़े प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। हमने इस साल भी आपको लगातार चैनलों पे कहा है कि 20%, 25% पोल्यूशन कम किया है। जो 60 से 80 पोल्यूशन के हॉट स्पॉट बनते थे, उसको कम करके 16 और 20 किए। एवरेज AQI लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कम हुआ है। रोडें बनाई हैं, और 220 किलोमीटर की रोड कंप्लीट कर दी है, जो मेन रोड की है लगभग। और हमारा जो 2100, ठीक है शुभेंदु भाई साहब, मैं शुभेंदु जी मैं आता हूं सर आपका, सबसे विस्तार से हम बात करेंगे। आदेश जी, जो क्योंकि एलजी साहब ने शेरो शायरी की और उसको रिपीट किया शुभेंदु जी ने, तो मैं सोचूं कि मैं भी एक शेरो शायरी के साथ ही आपके पास आता हूं। एक निदा फाजली साहब ने कहा है ना कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ते, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ते, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने जो हाथ मिलाने का भी रिश्ता नहीं रखा ना, आज वो लेटर बम के तौर पर उनके सामने आया है। और उनकी बहुत सारी जो बातें हैं जो उन्होंने लिखा है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में तो उससे सहमति भी जताती होगी। मेरा प्रश्न आपसे यह है,
एक तो टाइमिंग को लेकर और दूसरा कितना आप सरोकार रखते हैं जो बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं? कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। चुनाव से पूर्व जो इन्होंने कहा, अगर उपराज्यपाल महोदय उसमें कुछ इनको याद दिलाने का प्रयास करते और उसमें 2 कदम इनके साथ चलते और ये भूली हुई चीजें उनको याद दिलाते, तो शायद कहीं ऐसा लगता कि दिल्ली के हकों के लिए, दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उपराज्यपाल महोदय काम कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के लोगों की मदद करने के बजाय इस गूंगी और बहरी सरकार जो पूरी तरह से सोई हुई है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। कहना चाहिए था उनको ये कि अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोली मुट्ठी भर जमीन है, अभी तोलना आसमान बाकी है। अगर ये शेर कहते तो शायद कहीं लगता कि दिल्ली के लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के ना तो ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति करना चाहते हैं और ना ही करते हैं, कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व कहा कि गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए महीना देंगे, एक पैसा नहीं दिया। उल्टा इसमें कट ऑफ डेट भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दी कि 8 मार्च को महिला दिवस होता है और सभी बहनें अपने अकाउंटों को, अपने मोबाइल को अपने बैंकों के अकाउंट से लिंक करा लें, सबको 2500 रुपए मिलेगा। आज लगभग 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं, एक पैसा किसी के अकाउंट में नहीं आया। लेकिन इसी बात को 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था फिर दोहराया गया और कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। एक भी व्यक्ति का, एक भी महिला का रजिस्ट्रेशन की साइट नहीं खुली जो है। तो ये शायद मुझे लगता है कि उपराज्यपाल महोदय को याद दिलाने की आवश्यकता थी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए एक मुश्त सहायता देंगे, 6 न्यूट्रिशन किट देंगे, ये उपराज्यपाल महोदय और सरकार भूल गई है। पहली संतान पर 5,000 रुपए और दूसरी संतान पर 6,000 रुपए देंगे, लेकिन एक पैसा किसी महिला को नहीं मिलता। दिल्ली की पहली महिला पुलिस बटालियन झलकारी बाई बटालियन का गठन करेंगे, लेकिन एक भी महिला को रोजगार नहीं मिलता। मात्र पूरे साल के अंदर जो 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात सरकार ने कही थी चुनाव से पूर्व, मई के महीने में 19 लोगों को और अभी दिसंबर में 36 लोगों को रोजगार दिया है। देना था 50,000 लोगों को, जो इन्होंने कहा था। सर उस पे आ जाइए ना, बढ़ती नहीं दिखती। सर ये बताइए मुझे, जो उन्होंने आरोप लगाया उस पे भी बता दीजिए कि उस पे आपकी सहमति है या असहमति है कि उन्होंने कोरा झूठ पे लिखा है या सच लिखा है? मैं उस विवाद में जाना ही नहीं चाहता। ये बड़ा बच के निकल रहे हैं सर आप। सरकार धर्मराज जी माफ कीजिए प्लीज। हाँ। 12 साल से मोदी जी की सरकार 70 सालों में जो हुआ उनकी खामियां गिनवाती है, अपना क्या हुआ एक भी काम नहीं बताती। तो आज उनको बताना चाहिए था कि 10 महीने में इतना कदम चले, इतना और आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जो उनको लोगों ने बाहर कर दिया, हमें लोगों ने बाहर कर दिया, इतना काम हमने किया, लेकिन एक एक काम आज भी गिनवा देंगे। 98 में क्या था, 2013 में जब गए तो क्या छोड़ के गए थे? ठीक है, नहीं आदेश भारद्वाज जी नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तो मैं मजबूरी समझता हूं उनकी, भाई वो नहीं बीजेपी के खिलाफ बोल सकते, केंद्र के, स्टेट के या पार्टी के, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। आप उसी पे निदा फाजली साहब पे जा रहे, लगता है हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिला रहे, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, मेरा था उस लाइन पे आप जा रहे हैं। नहीं धर्मराज जी हमने जब वो सरकार में तो तब भी आलोचना की थी। हमने आपको पहले भी कहा कि जब शराब के ऊपर एलिगेशन लगा तो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर को जाके हम लोग मिलके आए थे। अनिल चौधरी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे और हम लोग जाके मिलके शिकायत करके आए थे। तो हमारा करप्शन के मामले में चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई कांग्रेस का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ रत्ती भर कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये कांग्रेस का उसका चरित्र रहा है कि अगर कांग्रेस के व्यक्ति को ऊपर 1 रुपए का भी आरोप लगा तो कांग्रेस उसको। चलिए ठीक है आदेश जी, वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक ही कमिटमेंट होता था कि अपने ठीक है बेस्ट करना है, इसलिए ठीक है सर, ठीक है। वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव, सबसे पहले तो मैं कंटेंट पे नहीं जाऊंगा, चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा नहीं लिखा, सीधे बताइए
उस कंटेंट को लेकर जो भी बात उन्होंने लिखी है, बीजेपी लगातार उस बात को कहती रही है। आपको उसमें कुछ नयापन दिखा या आपको उसके पीछे क्या पॉलिट में आ रहा है, निहितार्थ क्या है उसका? जी धर्मराज जी, तो पहले तो आपको नमस्कार, आदेश जी को नमस्कार। सॉरी, मुझे माफ चाहिए चाहूंगा लेट से ज्वाइन करने के लिए, और मुझे बीजेपी से कौन है उनको भी नमस्कार मेरा। शुभेंदु भाई, आपके मित्र शुभेंदु शेखर। अरे शुभेंदु भाई बड़े भाई हैं, बड़े भाई नमस्कार। और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये चिट्ठी बम, लेटर बम, और मुझे लगता है कि जितनी गरिमा राज्यपाल और संवैधानिक पदों की भारतीय जनता पार्टी ने गिरवाई है, ये अपने मुंह से थोड़ी ना बोल रहे हैं, ना चिट्ठी उन्होंने लिखी है। वो चिट्ठी भी उनसे पूछ लो कि क्या लिखा है राज्यपाल महोदय से, वो भी नहीं वो बता पाएंगे। वो चिट्ठी आई है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, और वो एज इट इज उन्होंने मीडिया को दे दी। लो मीडिया में तो दो चार डिस्कशन करो, आप भी डिस्कशन कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अरविंद केजरीवाल पे अटैक करो तो व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है। देखिए, ये उपराज्यपाल महोदय केवल दिल्ली की बात नहीं है। आप केरला का उदाहरण देख लीजिए, बंगाल का उदाहरण देख, तमिलनाडु में उदाहरण दे दीजिए, पश्चिम बंगाल राज्यपाल बिल नहीं साइन कर रहे हैं, पास हुआ वापस भेज रहे हैं, फिर वापस भेज रहे हैं, बिल नहीं साइन कर रहे हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है राज्यपालों के ऊपर। जिस तरीके से तमिलनाडु में चुनी हुई, मतलब इतनी बहुमत की सरकार का अभिभाषण पढ़ने से राज्यपाल ने मना कर दिया। तो ये जो गरिमा गिरा रहा है उपराज्यपाल, ये बात सक्सेना जी की नहीं है, या बात किसी आरिफ जी की भी नहीं है, या किसी और राज्यपाल की भी नहीं है। बात यह है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कितनी दुर्दशा है, और कितने गए गुजरे दिन है। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। ये है एलजी विनय सक्सेना जी की फोटो। ये अहमदाबाद में क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे थे, दिल्ली को छोड़ के उसके हाल पे, जब दिल्ली पीक पोल्यूशन पे था। पोल्यूशन के लिए जब याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, ये उपराज्यपाल जी क्या करते थे, ये नाली में टॉर्च जला के गंदगी ढूंढते थे। ये क्या करते थे, अरविंद केजरीवाल को किस तरह से फंसा दिया जाए, 4 गाली दे दी जाए, ये रोज का काम था उपराज्यपाल महोदय का। राज्यपाल महोदय की, उपराज्यपाल महोदय ने की, मतलब हम सबको उस पद का बहुत ध्यान रखता है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको कह रहा हूं, इन्होंने जितना दिल्ली की दुर्दशा की है, उसके लिए भगवान इनको माफ नहीं करेगा। ये रही उनकी ये मोदी जी की गारंटी पत्र, जो मोदी जी के फोटो के साथ 28,000 रुपए किलो जो मशरूम खाते हैं उसके साथ उनके पास उनके पूरे वादे थे। एलजी महोदय का क्या काम था एक संवैधानिक महोदय कि वो पूछे सरकार से कि सरकार आपने वादा किया था 2,500 रुपए महीना देने के लिए महिलाओं को, फ्री गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी होली दिवाली में, होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, सिलेंडर सस्ता करने की बात हुई थी, 50 रुपए महंगा हो गया। डिफरेंट स्कीम्स थी उनकी, चाहे वो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग नहीं खरीदनी थी, पोल्यूशन खत्म करना था, यमुना पूछे कि क्या किया सरकार ने, बिस्लरी वाली यमुना बना दी। दिल्ली ये न्यूज़पेपर का ही रिपोर्ट है, हमारी तो है नहीं। दिवाली की रात में 39 में से 30 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए थे ताकि पोल्यूशन का डेटा ही ना आए। राज्यपाल महोदय किस खटिया पर सो रहे थे कि उनको इतना समझ नहीं आया कि ये पूछ लें कि आखिर ये मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कैसे हो गए। सरेआम भरी दोपहरी में दिल्ली वालों के साथ धोखा किया गया, मॉनिटरिंग स्टेशन के मुंह पर पानी छिड़काव किया गया ताकि AQI मॉनिटरिंग की रीडिंग कम दिखाए। राज्यपाल महोदय क्या कर रहे थे, संसद में हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने झूठ बोला कि दिल्ली की AQI जो रीडिंग थी वो 450 के ऊपर नहीं गिरी। ये सब मैं एक भी डाटा फर्जी नहीं, सारे CPCB का, समीर ऐप का डेटा दिखा रहा हूँ। क्या क्या वो रीडिंग्स दिखाई, डिफरेंट न्यूज पोर्टल्स के हैं, डिफरेंट क्या क्या रीडिंग दिखाई, सबने देखी। तो उसलिए मैं लेटर पे मैं भी नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये हम नहीं, धर्मराज जी आप एक सर्वे करवा लीजिए, ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ एलजी साहब को, विनय सक्सेना जी को, ये राजनीति सुरेंद्र भाई आपको जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले रिजाइन करके चुनाव लड़ो। ठीक है, दिनेश गैद जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास जाऊंगा। उससे पहले आदेश जी, आपने उनके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो फोटो झलकाया ना, उन्होंने मैसेज दे दिया, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनके साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बैठे हुए थे। ये दोनों लोग की सेटिंग है, ये देखिए दोनों लोग की सेटिंग है।
उसमें नहीं धर्मराज जी, ये देश की खूबसूरती और जिसकी जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वही करना है। तो वो क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट का गेम है, और वो बीसीसीआई के हाँ तो इसमें तो ठीक है, तो भाई क्रिकेट का तो एलजी साहब भी ऐसा थोड़े कि क्रिकेट नहीं देख सकते हैं, उनको भी देखना चाहिए, क्या दिक्कत है? वो सब कुछ देखे, लेकिन दिल्ली की जनता परेशान हो, एलजी साहब बैठ के वहाँ क्रिकेट देखे। हाँ ठीक है, बस मैं समझ गया। वीआईपी पवेलियन में बैठ के क्रिकेट देखेंगे। नहीं बिल्कुल। सरकार का पक्ष रखे, सरकार का पक्ष तो हाउस के अंदर जाके। चलिए ठीक है। अरे मैंने ऐसे लाइटर नोट में कहा था। चलिए ठीक है, आदेश भारद्वाज जी, वैभव, दिल पे नहीं लेना इस मामले को। दिनेश, मैं तो ठीक है, दिल पे नहीं, स्वास्थ्य पे लग रहा है, बीमार हो रहे हैं लोग धर्मराज जी। सर मैं भी एनसीआर ही रहता हूँ, सर मैं भी एनसीआर ही रहता हूँ, आदेश जी मैं भी एनसीआर में रहता हूँ, और बहुत अच्छी स्थिति नहीं है एनसीआर में। अब मैं बड़े दुख के साथ सच बताऊं आपको, दिल्ली में कुछ होता हुआ तो दिख भी रहा है, मैं जहाँ रहता हूँ तो कुछ होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। ये एक अरे धर्मराज जी, ऐसे कहेंगे आपके घर पे कल को नोटिस आ जाएगा योगी जी की तरफ से। कोई दिक्कत नहीं है सर, नोटिस से जवाब दे देंगे, क्या दिक्कत है? दिनेश गया जी बताइए, टाइमिंग को ये जो लेटर है, क्या आपको लगता है बिन बादल के बारिश हो गई? क्या आप इसका निहितार्थ देख पा रहे हैं इस एलजी साहब के लेटर का? जी आप सभी को प्रणाम धर्मराज जी। देखिए, मुझसे पहले तीनों वक्ताओं ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और दिल मिले न मिले तो हाथ मिलाते रहिए, वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। और उसमें देखिए, कांग्रेस ने तो हाथ पूरा बढ़ा रखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं छिटकती हुई नजर आ रही है उस चीज से। जब जेल गए थे केजरीवाल जी, उस टाइम पे पूरे तरीके से उन्होंने अपना सहयोग पूरा दिया था, लेकिन उसका जिस टाइम जरूरत पड़ी, जैसे कि मतलब आम आदमी पार्टी की, तो उस टाइम मेरे ख्याल से जैसे कि जहां पर जरूरत पड़ी तो उस टाइम पे शायद कहीं ना कहीं आगे पीछे अटैक होता है। तो खैर पार्टी का अपना एजेंडा होता है उस तरीके से। तो अब देखिए, छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, कुछ हो, जो जहां तक टाइमिंग की जैसे बातचीत हो, तो देखिए कोई भी चीज ऐसे इस तरीके जैसे अगर लेटर अगर लिखा गया तो किसी न किसी चीज को लेकर जैसे कि आरोप प्रत्यारोप जैसे करने का जो काम चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी भी जैसे कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे, तो ठीक है, मतलब प्रतिपक्ष में होने के नाते उनका मतलब हक बनता है, और मतलब लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा है, प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए सत्ता पक्ष पर प्रतिपक्ष को। तो वो एक मैं हेल्दी एक तरह से मानता हूँ। तो उसी तरीके से उसी मतलब क्रम में जैसे कि एलजी साहब ने अगर लेटर लिखा, तो उसके बदले में जो जवाब था, तो वो देखिए उसमें सभी सीमाएं लाग करके अगर बोले रहे कि एलजी साहब जो अय्याशी कर रहे हैं, तो अय्याशी कौन सी कर रही है मुझे समझ नहीं आता है। क्रिकेट देखना अय्याशी है तो पता नहीं क्या बोले कहने में, तो उसमें चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सीमा जो है अपनी, जैसे जिस तरीके से हाथ मिलाते रहिए, उसी तरीके से मर्यादा जो है उसको भी कहीं ना कहीं लागना नहीं चाहिए ऐसे। और आरोप प्रत्यारोप लगाए, कुछ भी करें, लेकिन इससे पहले जैसे कि मैं बहुत प्रशंसक हूँ बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी का, कि जिस तरीके से इन्होंने जो चुनाव लड़के और 2 बार अल्पकाल और मतलब एक बार अल्पकाल और 2 बार की पूर्णकाल की जो सरकार थी, तो उसमें देखिए जनता मतलब दिल्ली की जनता जो थी, उन्होंने पूरा भरोसा जताया था, और यही लेके भरोसा जताया था कि आ करके कोई ना कोई अमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ में ऐसे परिवर्तन करेंगे दिल्ली को, जैसे कि मतलब लंदन और पेरिस बना के छोड़ देंगे ऐसे। लेकिन बाद में जो चीजें नजर आई, तो उस तरीके से वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं मतलब किसी मैनेजमेंट पे नहीं जाना चाहता कि हो सकता है मैनेजमेंट में कुछ कमी रही या कुछ भी रही, लेकिन एक मुझे अच्छी तरह से याद है कि चुनाव से एन पहले, और मैं इससे पहले अन्य डिबेट्स में बोल चुका हूँ चीज को, कि चुनाव से ठीक पहले आकर के केजरीवाल जी ये जरूर बोलते थे तीनों बार कि ठीक है मैं इस बार ये काम नहीं कर नहीं पाया। अब दूसरा देखिए, जैसे कि 3 चीजें मैं बताता हूँ मेन, यमुना को सफाई को लेकर के, और मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में फिगर्स में बताऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ मार्क लग जाएगा, लेकिन काफी बड़ा अमाउंट जो है केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया, और उसमें हर दिन का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इतने हजार जो है लीटर जो है सफाई उसकी होगी, इतने लाख लीटर रोज की सफाई होगी। उस अगर लक्ष्य को लेकर चलती दिल्ली सरकार तो उसको पूरा कर लेती, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसी तरीके से देखिए एलजी साहब ने जैसे कि सिर्फ है कि मतलब है कि वायु गुणवत्ता को लेकर के और प्रदूषण को लेकर के लेटर सिर्फ है कि केजरीवाल जी को नहीं लिखा था, आसपास के जो मुख्यमंत्री थे उनको भी लिखा था, उन्होंने सीरियसली लिया, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से जाकर के और उनके बीच में जैसे कि मतलब जो वार्तालाप हुई, और जिसको उन्होंने पूरे लेटर में देने का मतलब ये हो गया कि भाई बाहर जो आप बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है, तो उन्होंने प्रॉपर मतलब तरीके से उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखा है कि आपने बताया कि 15-20 दिन जैसे कि मीडिया हो गया, कोर्ट्स हो गए, इनमें सिर्फ मुद्दा उछलेगा, तो आप भी इस बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। तीसरी चीज उसके अलावा जैसे एलजी साहब ने लेटर में भी दिया और उससे पहले भी बातें होती रही हैं कि उसको हटाने के लिए इन्होंने जैसे कि मतलब कि उसको मतलब खपाने के लिए, बल्कि डीएडीए में जैसे कोई बिल्डिंग्स बन रही है जैसे और कुछ हो गया, जैसे नीचे नींव बननी है तो उसमें डालने के लिए, और कुछ जगह एनएचए वगैरह से रोड्स के नीचे से मलबा डालते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो सीमेंट कंपनीज में खपाने के लिए इसको, और एलजी साहब ने अपने जतन किए थे, लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं बाद में सीरियसनेस नहीं हुई, उसको स्टे लेने काम किया। तो कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली की जनता ने सोचा समझा, और टाइमिंग की कोई गड़बड़ी कुछ नहीं है। जो चीज जैसे जिस तरीके से मीडियम जिस तरीके से बात कर रहे थे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बात करी, वो तो ये उन्होंने बात किया थे
तो कहीं ना कहीं देखिए मैं समझता हूँ कि ठीक एक है, दिनेश जी। रचनात्मक जो है वो सहयोग इनका होना चाहिए आम आदमी पार्टी का। जी, ठीक है। शुभेंदु जी बहुत देर से सबको सुन रहे थे। शुभेंदु जी, मोटे तौर पर हम उस कंटेंट पे आते हैं जिस पर, क्योंकि बहुत से उन्होंने जो बातें लिखी हैं उस पर पूर्व में भी हमने कई बार अलग अलग इश्यूज को लेकर हमने डिस्कस किया है, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, यमुना सफाई हो, प्रदूषण हो, हर इश्यूज पे हमने लंबे टाइम समझने की कोशिश कर रही होगी कि एलजी साहब ने ये चिट्ठी आज की तारीख में जो लिखा है वो क्यों लिखा, उसके पीछे मंशा को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटेंशन क्या है। क्योंकि अब तो केजरीवाल सरकार को गए तकरीबन 9-10 महीने हो गए, आज वो चिट्ठी क्यों आई है? देखिए, ये तो उनकी मंशा क्या है वो तो एलजी साहब की, वो तो एलजी साहब बताएंगे। परंतु ये जो विषय आए हैं क्या वो गलत है, ये आम आदमी पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल जी जो हर विषय पर जवाब देते हैं, उन्होंने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। दूसरी चीज, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इनके पास 2017 में 3 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, चूंकि इन्होंने अभी बोला इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसका कोई बाद में इनको बढ़ा के इन्होंने 12 कर दिया। हमने पहले समय पे आके 70 स्वीपिंग मशीन, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन खरीदी 610 करोड़ रुपए का, और मैकेनिकल स्वीपिंग भी है, उसमें बहुत सारी चीजें और भी है। ये कहते हैं ये ई पिकर्स भी उसके अंदर जोड़े गए, ई बैटरी पिकर्स। मैं ये कह रहा हूं, मंशा क्या है वो अलग इशू है, पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता जो प्रदूषण के मैटर को उठा रहे हैं, आज दिल्ली की जनता को ये बात जरूर ही मालूम होना चाहिए। इसका कारण केवल और केवल कोई है तो 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। मंशा उनकी क्या है, क्यों है, अभी क्यों हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं आया, वो जवाब वो देंगे। आप उनको कोई एलजी साहब का कोई प्रवक्ता हो तो जरूर पूछेगा। पर मैं इस कंटेंट पे आना चाहता हूं कि इसमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो जो वैभव जी बता दें कि ये गलत है। केजरीवाल जी कहते हैं भैया ये तो 20 दिन का मामला है, मीडिया चिल्लाएगी, एनजीओ चिल्लाएंगे और बंद कर दीजिए, इस पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैभव जी, अब शर्म नहीं आ रही आप लोगों को क्या? इस बात पे भी शर्म नहीं आ रही कि आप ही लोगों का ये सोचना था, यदि इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया होता तो आज हम पोल्यूशन को ठीक कर पाते, कंट्रोल कर पाते। नहीं किया। कोई भी एक बिंदु, 56 बिंदु है वैभव जी, आपने जवाब नहीं दिया। इधर उधर की घुमा रहे हो कि वो दिवाली के बाद वो बंद हो गया, वहां पानी ज्यादा डाल दिया। अरे पानी तो छिड़काव होता ही है, हॉट स्पॉट पे छिड़काव होता है। जहां 60 से लेके 90 तक हॉट स्पॉट दिल्ली में आपके बनते थे, जिसमें 470 से लेके 510 के बीच में होता था, वो रिड्यूस होके 16 से 20 हो गए। और जहां हॉट स्पॉट बनता है वहां पानी डाला जाता है, आपके जमाने में भी डाला जाता था। आप क्या समझाना चाहते हैं लोगों को, और क्यों समझाना चाहते हो आप अपने लोगों को? फिर मैं कहता हूं, आप सोचिए, केजरीवाल जी नहीं है, मनीष सिसोदिया को तो लोगों ने महीनों से नहीं देखा। गोपाल राय जी कहां सो रहे हैं मालूम नहीं, सत्येंद्र जैन जी क्या कर रहे हैं ये नहीं मालूम, और तो और ये लोग तो चलो यहां के सिस्टम से गायब हो गए हैं। परंतु अतिशी जी तो विधानसभा की विपक्ष की नेता हैं। आज मैं धबड़ा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अतिशी जी का कोई बयान क्यों नहीं? कोई बयान हो आप बता दीजिए। पिछले 1 महीने में, 2 महीने में दुनिया भर के विषयों के ऊपर हम और आप बात कर रहे हैं, आपके चैनल पे हमने और किसी चैनल पे कोई अतिशी जी का बयान नहीं, क्योंकि इनके लोग भी समझ में आ रहे हैं कि भैया यहां पर अब कुछ करने का फायदा नहीं, क्योंकि हमने 11 साल काम नहीं किया, अब और हम नहीं कुछ कर सकते। जो कुछ करेगी वो बीजेपी करेगी, इसलिए यहां पर सिर क्यों अपना फंसाएं। यही अतिशी भी कर रही है। हाँ, एक 16 भरद्वाज जी को लगाया हुआ है, वो रोज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और एक मुद्दा मिलता रहता है। दिल्ली की जनता ने इस चिट्ठी के माध्यम से ये जाना कि कब कब केजरीवाल ने क्या किया, और आज मंशा केजरीवाल की क्या थी इस चिट्ठी से उजागर होती है। और
मेरे प्रश्न में कहीं गलती हो कि अरविंद केजरीवाल कहाँ है? जब दिल्ली में स्ट्रगल हो गया, हार गए तो भाग जाओगे क्या? मनीष सिसोदिया कहाँ है? केजरीवाल जी तो कभी कभी चंडीगढ़ के अपने सी-स्मैल 2 में दिखते भी हैं, पर मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल नहीं दिख रहे। कहाँ है? कौन से एजुकेशन को पाठ पढ़ा रहे हैं? गोपाल राय का कोई स्टेटमेंट नहीं। अरे आप इतने ज्ञानी थे तो आप बताओ ना, हम और क्या काम करें? जो आपने कर लिया था हम नहीं कर पा रहे। गोपाल राय जी भी नहीं बता पा रहे सोल्यूशन के लिए। और मैं सत्येंद्र जैन जी का तो कोई स्टेटमेंट नहीं है पिछले 8-9 महीनों में। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने तो मान लिया है कि हमने जो किया दिल्ली का बंटा धार किया, पर अब जो आप नौटंकी कर रहे हो दिल्ली के बीच में और जाके जबरदस्ती पोल्यूशन फैल गया। धर्मराज जी, क्या ये पोल्यूशन इसी साल है? लास्ट ईयर नहीं था? आपने भी डिबेट करी है, लगातार सालों साल से डिबेट होती रही है इस महीनों में। और इस महीनों के डिबेट्स में मेरे पास डेटा के साथ बिल्कुल पक्का डेटा कि इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारे हॉट स्पॉट कम से कम 40% कम है। और दूसरा, हमारा जो एवरेज AQI है 9 दिसंबर तक की रिपोर्ट है मेरे पास, और 20 तारीख तक की अभी हमने दोबारा मंगाई है। इस दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो भी हम 15% से 20% पोल्यूशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ। और पराली बहुत कम हुई, आपने पढ़ा होगा 95% केंद्र सरकार के कारण। केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी और कहा कि जो नहीं खरीद सकता मशीनों को पराली हटाने की, उनको उस पराली को हटाने के लिए जो रेंट लगेगा उसका पैसा देंगे। और इसके बावजूद भी जलाते हो आप तो आपके ऊपर FIR होगी। 3 साल तक आपका फसल नहीं आ पाएगी और MSP नहीं मिलेगी, फसल बाजार में नहीं आ पाएगी। लोगों ने बंद करना पड़ा। ऐसे एक्शन होते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता कि 40,000 रुपए की पराली का केमिकल खरीदा, 16 लाख में डिस्ट्रीब्यूट किया और 22 करोड़ रुपए उसके एडवर्टीजमेंट में आए और सब जीरो कर दिया। या फिर आपने एक स्मोक टावर बनाया, स्मोक टावर को तो शीश महल की तरह हमको जिंदा रखना पड़ेगा, दिल्ली की धरोहर बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, एक मिनट ठीक है, स्मोक टावर ऐसा बनाया एक के अंदर कभी भी AQI कम नहीं हुआ। ठीक है शुभेंदु जी, वैभव ठीक है, वो देख लिया हमने, आपने जो दिखा रहे हैं पब्लिक ने देख लिया। प्रश्न यहां पर ये आता है कि जो बात LG साहब ने कही, उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगाया कि आज जो स्थिति है वो इस वजह से है क्योंकि 10-11 साल में जब आपकी सरकार थी उस वक्त आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। और ये भी एक फैक्चुअल स्थिति तो है कि पिछले साल भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। 24 में, 23 में, 22 में, 21 में बहुत, 20-21 में थोड़ी स्थिति सुधरी थी, कोविड का दौर था तो गाड़ी लोग कम निकलते थे, थोड़ी स्थिति सही थी। 23-24 में तो बुरा हाल था पोल्यूशन से। तो इस सरकार से हिसाब मांगने से पहले आपकी तरफ एक उंगली उठ जाती है, जिस पर हमने कई बार डिस्कशन किया। तो उस चीज को आप कैसे कंडेम करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि आपके जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो उदासीन थी? क्योंकि जो बात उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक लोग हो हल्ला करेंगे, एजेंसियां हल्ला करेंगी, पब्लिक में डिस्कोर्स होगा, लेकिन 20-25 दिन बाद, महीने बाद स्थिति सुधर जाएगी। ऐसी बातें पूर्व में भी कई जगहों पर कुछ लोगों ने कहा, लेकिन क्योंकि उसकी उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी तो कभी उस पर सीरियस नोट पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब LG साहब इस बात को कह रहे हैं। वैभव, अच्छा मेरे से देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी कमाई जाती है अपने काम से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इन्होंने बातें की, पहले तो तथ्यात्मक रूप से शुभेंदु जी ने आपके प्रोग्राम पे कुछ गलत बातें बोल दी हैं, तो वो मैं उसको सिलसिलेवार तरीके से करेक्ट कर दूं। सबसे पहले तो अप्रैल 2023 में, शुभेंदु जी मार्क माई जिस लाइन, अप्रैल 2023 में दिल्ली की कैबिनेट ने 17 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन इंटीग्रेटेड विद 210 वाटर स्प्रिंकलर्स एंड एंटी स्मोक गन्स, इसका सारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फंड एलोकेशन, सारा अप्रूवल दे दिया था। तो ये अप्रैल 2023 के, तो जितने मैकेनिकल स्वीपिंग, मेरे पास ऑथेंटिकेटेड डेटा है, मैं कोई फर्जी चीज नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारा फंड देखिए, अब आप ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कुछ भी हर्डल डालते रहिए। नहीं कैबिनेट मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग का रिकॉर्ड है, एक
शुभेंदु जी, गॉड से कैबिनेट क्या मीटिंग लेना का पेपर नहीं, है। वैभव वो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट ने पास किया है लेकिन वो अप्रैल मशीन आई 2023 नहीं, में। वो मशीन सड़क पर थी अप्रैल 2023 में। 2023 में कैबिनेट ने अप्रूव किया। आप तो भाई साहब, मैं फिर आई से बोल नहीं। रहा हूँ धर्मराज जी, मैं समझ गया, क्या मैं करोगे समझ गया। उससे? कैबिनेट अप्रूवल से कुछ रोड साफ हो मैं जाएगी। बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ है। ये जो अभी फरवरी मार्च में देवी बसेस जो आपकी रेखा जी ने हरी झंडी दिखाई थी, उन्होंने खरीदी थी, ढेला भर नहीं खरीदी थी। वो कब आई थी? अरविंद केजरीवाल ने खरीद के उसकी ट्रायल रन फाइनलाइज करके वो अक्टूबर महीने से बेड़े में खड़ी थी। क्यों नहीं उसको अप्रूवल दिया गया? क्योंकि इसमें बोला गया था कि मेक इन इंडिया के कंपोनेंट कम है, इतने परसेंटेज नहीं है, 1% स्लैब होता है, मेक इन इंडिया के कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसको हरी झंडी नहीं दिखाई जा सकती। सेम टू सेम बसेस बीजेपी की सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता जी इसको हरी झंडी दिखा रही गलत है, क्योंकि बिल्कुल आप भी गलत है। जानते हैं, मैं बताता हूं केजरीवाल उसका रीजन क्या अपनी है। फोटो लगाना चाहते थे, केजरीवाल एक अपनी सेकंड, फोटो लगाना एक सेकंड, चाहते थे, इसलिए नहीं आई। मेरे पास सारे तथ्यात्मक सरकार के डॉक्यूमेंट पैसे है। शुभेंदु जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं कह रहा हूँ मेरे पास सारे तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट है जो इस चीज बात को साबित करते हैं। उस तरह के अर्बन मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कागजात प्रस्तुत किए थे कि किस तरीके से इसको नहीं चलने दिया, क्योंकि मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स कम थे। और सारी वही बसेस, एक नई बसेस, क्योंकि आप भी जानते हैं शुभेंदु जी, गवर्नेंस तो आपने भी देखी है, 3 महीने या 2 महीने में फ्रेश टेंडर, वर्क अवार्ड, उसके बाद बसेस डिलीवरी करने में 1 साल मिनिमम समय लगता है। तो 3 महीने में तो आपकी सरकार ने कोई बसेस खरीदी नहीं है। तो वो सारी बसेस वही है जो अरविंद केजरीवाल ने फ्लैग कर दी थी, लेकिन वही रेखा गुप्ता जी हरी झंडी दिखा। अब मैं क्यों ये राजनीति कर रहे हैं एलजी साहब, उसको रिबुटल देता हूं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अरविंद केजरीवाल ने एनवायरमेंट को पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए क्या क्या किया था। अब वो मैं सारी चीजें बताता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। अक्टूबर 2015 में राजघाट थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिया गया। 2017 में बदरपुर पावर प्लांट बंद कर दिया गया। ऑड इवन पॉलिसी लाई गई, फॉरेस्टेशन कवर को 20 से 23.59% किया गया, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया गया। मेगा प्लांटेशन रहेगी, 12 लाख नए सैपलिंग्स और पौधे लगाए गए। दिल्ली का जो दिल्ली को कैरोसिन फ्री स्टेट घोषित किया गया, केवल कागजों में नहीं, जमीन पे। 1542 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि फॉल्टी फ्यूल्स पे चलती थी, उनमें से 1457 को क्लीन फॉसिल फ्यूल पे कन्वर्ट किया गया और 85 इंडस्ट्रीज को शो कॉज नोटिस देके बंद करवाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को कि जो किस तरह से हम ये जो मैकेनिकल स्वीपिंग कितनी चाहिए, कहाँ चाहिए, कौन से हॉटस्पॉट, ये सारे उनको कंसीडर किया गया। हमने प्रोग्रेसिव पॉलिसी लाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसकी वजह से आप गा रहे हैं सारी जो बसेस आ रही हैं और विश्व में सब दूसरे या तीसरे नंबर पर आफ्टर लंदन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लीट दिल्ली में है, मोदी जी की वजह से नहीं है, हमारी पॉलिसी की वजह से। ये सारा आधिकारिक डेटा मैं बता रहा हूं, एक भी डेटा मेरा नहीं है, ये सब दिल्ली सरकार का डेटा है। तो जब ये बड़ी बड़ी बातें एलजी साहब करते हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या काम किए हैं? अरविंद केजरीवाल, जब ये बार बार हम बोलते हैं और हर डिबेट में ये बात होती है, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, जो पॉल्यूशन है वो नॉर्थ इंडिया का पॉल्यूशन है। एलजी साहब के मुंह से एक जवान निकल जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी मीटिंग ली पॉल्यूशन को लेकर। ठीक है, मैं आता हूं, वैभव मैं आता हूं। गायब हो गए थे बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदेश भारद्वाज जी, एक लाइन का सवाल है आपसे सर, क्या पॉल्यूशन के मुद्दे पर पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार की जिन नीतियों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सवाल खड़े किए हैं वो सही हैं या गलत हैं? क्या आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 सालों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए थे? ये स्पष्ट और सीधा सवाल है। डेटा के साथ हाँ, आपने बोल दिया, मैंने आपकी बात को गलत नहीं बोला। क्यों लिखा गया? हाँ, ये लेटर बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए लिखा गया है। मैंने शुरुआत में इसलिए टाइमिंग की बात कही थी ना, मैंने शुरुआत में टाइमिंग की बात कही थी, ये टाइम को लेकर मैंने ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं उनसे उनका भी एक पक्ष जानना चाह रहा हूं। आदेश जी। अच्छा ठीक है, एक कि केरोसिन और केरोसिन फ्री दिल्ली इन्होंने किया, केरोसिन फ्री दिल्ली 2008 में हमने किया। एक और दावा, राशन कार्ड के ऊपर था, केरोसिन ऑयल मिलता था, पूरी तरह से दिल्ली में केरोसिन मिलना बंद हुआ। उनको गैस के सिलेंडर दिए, चूल्हा साथ में फ्री दिया। ये हमने किया, शीला दीक्षित जी ने किया। जो बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन है, इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन, ये हमने बंद किए थे, जो है ये हमने बंद किए थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एलजी साहब ने इनकी गिनतियां गिनवा रहे हैं,
वो तो ठीक है, पॉल्यूशन के ऊपर रत्ती भर इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। सीएनजी के सारे बेड़े को हमने तब्दील किया, डीटीसी की सभी बसों को दिल्ली में डीजल को पूरी तरह से बंद किया और सारे ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट किया। जगह जगह इंडस्ट्रियल शिफ्ट की, रोडों को चौड़ा किया, ट्रैफिक की स्पीड बढ़ाई, सारी दिल्ली में जगह जगह इस शहर को फ्लाईओवर का शहर कहलवाया। जो है दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाली ग्रीनरी 1998 से 2013 तक हुई, जो 26,000 स्क्वायर मीटर होती थी, 337 स्क्वायर मीटर हमने करके दिया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाली ग्रीनरी है, इसका रिकॉर्ड है जो है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ग्रीन टैक्स के नाम पे इस सरकार ने 1174 रुपए खर्च किए, 200 इकट्ठे किए और 272 खर्च किए। ट्रांसपोर्ट में वैभव जी ने बताई दिया, बसों की बहुत कमी है। अभी पिछले दिनों एमसीडी का बजट रिव्यू हुआ था, रिव्यू बजट के अंदर पॉल्यूशन सबसे बड़ी बीमारी आज दिल्ली में और दुनिया में, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन सफाई के नाम पे जो बजट था उसमें 500 करोड़ रुपए की कमी की गई, एमसीडी के अंदर बजट को कम कर दिया गया। इतनी सीरियस ये सरकार है। और 5,000 कर्मचारी सिविक सेंटर पे कई महीनों तक हड़ताल पे बैठे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। चलिए, मैं कविता के रूप में एक कवि ने आज कविता और शायरी का ही दिन है। एक बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने एक हिसाब मांगा सरकार से, वो मैं 2 लाइनें पढ़ के आपको सुनाता हूँ। सर, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली ही घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अंत में 2 लाइन और पढ़ता हूँ। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों की दवाएं खा गए। इन्हें पद्म श्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। इनको पद्म श्री और दे दो। चलिए, ठीक है। दिनेश जी, आप भी इसमें कुछ ऐड कीजिएगा। सर, समय कम है, कुछ ऐड जल्दी से ऐड कर दीजिए। लेकिन इनको पद्म श्री दे दो। चलिए, ठीक है। काम नहीं किया। चलिए सर, ठीक है। दिनेश जी चाहिए जो है, ठीक है। दिनेश जी, इसमें कुछ क्या ऐड करेंगे? देखिए, मैं ऐड से भी करूंगा, वाह करने का काम भी किसी का होता है। कि देखिए, मतलब कि शेरो शायरी बहुत बढ़िया चली, कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया चला। सबसे अच्छी बात थी कि जो आज की डिबेट रही बहुत हेल्दी रही और इस तरह का कोई मतलब अनर्गल किस तरह की बातें नहीं हुई वैसे, तो वो चीजें रही है। दूसरी बात देखिए कि जैसे कोई भी चीज जैसे कुछ भी है तो सिर्फ एक चीज होती है कि कोई भी सरकार धर्मराजी एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर की तरह होती है। जैसे कि मोबाइल जैसे नेटवर्क होता है, नेटवर्क ठीक आता रहेगा तो आगे लोग जो है रिचार्ज करवाते रहेंगे, नेटवर्क ठीक नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यू कर देंगे। उसी तरीके से चाहिए, तो उसी पे चलने वाली बातचीत थी कि अगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू किया तो मतलब उस पर सिर्फ रचनात्मक तरीके से इनको सोचना समझना चाहिए और उसी के आगे मतलब उस पर काम करे तो बेहतर है। और जैसे लेटर जैसे एलजी साहब ने अगर भेजा तो उसका मतलब जैसे कि जो जिस तरीके से जो सिलसिलेवार तरीके जो पॉइंट्स हैं उसी तरीके से उनका जवाब दीजिए, उस पर खत्म होगी बात, उसमें क्या दिक्कत है? जी, फाइनल कमेंट शुभेंदु जी, आप कुछ जल्दी से। सर, समय, हाँ जल्दी से, समय बिल्कुल नहीं है, 10-15 सेकंड है। हाँ, उसमें क्या है, जब शायरी पे ही बात चल रही है तो मैं गैरों से कब फुर्सत अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो गोवा और पंजाब घूम रहे हैं। हम अपने गम से कब खाली, क्योंकि हम यहाँ पे दिल्ली में इतना इश्यूज है पोल्यूशन का और उसका। चलो हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। ठीक है। वैभव, आप क्या ऐड कर रहे थे, कर दीजिए। आप भी कुछ कह रहे थे। मैं ये शेरो शायरी वाली चीजों में ना जनता से जुड़े मुद्दे हट जाते। मैं एक और इशू बता दूं, एलजी साहब, यही एलजी साहब हैं, आपको याद दिला दो कि रिज एरिया का जो था वहां पे 1640 पेड़ कटवा दिए थे इन्होंने बिना सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था कि डीडीए के चेयरमैन जो कि एलजी होते हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं हमको कि पोल्यूशन करने। चलिए, नहीं ठीक है, आपकी बात तो बहुत जाए। बस आपकी एक बात है ना कि शेरो शायरी नहीं करते। शेरो शायरी से ना बहुत बातें ना कहते हुए कह दी जाती हैं, और लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे सामने नहीं आते। नहीं, अरे बड़ी घातक हथियार है भाई साहब, वो घातक हथियार है। बढ़िया तरीके से आते हैं। आप जो 1000 वर्ड में कहेंगे ना, वो 20 वर्ड में आप कह के पार हो सकते हैं। खैर, मैं तो तथ्य रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। शुभेंदु जी, वैभव